प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मान्य साथियों, जय हिंद। इस कालखंड में हम कक्षा 5वीं के फरवरी माह के मूल्यांकन के लिए जो वर्कशीट प्राप्त हुई है, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये वर्कशीट। इस वर्कशीट में पर्यावरण विषय के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसमें विद्यार्थी भ्रमित हो सकते हैं, तो उन प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैंने उन प्रश्नों को सही स्थिति में लिखकर रखा है और मैं इस वर्कशीट से उन प्रश्नों को पढ़कर बताऊंगा जिसमें हमारे बच्चे भ्रमित हो सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें प्रश्न क्रमांक 2 का ब। तो प्रश्न क्रमांक 2 में जो जानकारी दी गई है वो मैं पढ़कर बताता हूं और उसको आप जैसा कि यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, ठीक है, उस प्रश्नों को। तो प्रश्न दिया हुआ है कि नमक और चाक के पाउडर के घोल को, यहीं पर थोड़ा ध्यान देने की बात है कि नमक और चाक के पाउडर के घोल को, यहां पर नमक और चाक के पाउडर का घोल कहा गया है, ठीक है। आगे मैं पढ़कर बताता हूं आपको। को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखेगा? कपड़े से छानकर आप किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे? तो यहां पर होना क्या चाहिए, देखिएगा, मैंने यहां सही स्थिति लिखकर रखी है कि नमक और चाक के पाउडर को थोड़ी देर रखने पर, यहां पर घोल को ना लिख करके केवल नमक और चाक के पाउडर को होना चाहिए। तो नमक और चाक के पाउडर को थोड़ी देर रखने पर दोनों में क्या अंतर दिखेगा? कपड़े से छानकर आप किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे? तो ये प्रश्न होगा। तो यहां पर बच्चे भ्रमित हो सकते हैं कि नमक और चाक के पाउडर का घोल, तो घोल अर्थात लिक्विड, तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थ मतलब जो पानी में रखने पर, तो यहाँ बच्चे भ्रमित ना हो इसलिए मैंने इस प्रश्न के बारे में बताने का प्रयास किया। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर यह होगा कि नमक और चाक के पाउडर को थोड़ी देर पानी में रखने पर दोनों में यह अंतर दिखेगा कि नमक पानी में पूर्णतः घुल जाएगा, जबकि चाक का जो पाउडर है वो नहीं घुलेगा। और जो आगे कहा गया है कि कपड़े से छानकर आप किस चीज को पानी से अलग कर पाओगे, तो कपड़े से छानकर हम चाक के पाउडर को हम अलग कर पाएंगे। नमक तो पानी में घुल जाएगा इसलिए वह अदृश्य हो जाएगा, जबकि जो चाक का पाउडर है, चाक के जो टुकड़े हैं वो पानी में नहीं घुलेंगे और उसी को हम छान करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न होगा। इसके बाद अब आगे हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 का ब। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 3 ब, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि आप शीशा देखकर कंघी कर रहे हैं और शीशे में आपका बिंब धुंधला दिखने लगे, तो बताओ ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, प्रश्न सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, किंतु यहाँ पर जो कहा गया है कि आप शीशा देखकर कंघी कर रहे हैं और धुंधला दिख रहा है या धुंधला दिखने लगा है, तो बच्चों का ये भी उत्तर हो सकता है कि भाई उसका जो पीछे का पारा है वो खराब हो गया है, खरोच आ गई है, इस प्रकार उत्तर हो सकता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न होना चाहिए या बच्चों को हमको समझाने की आवश्यकता यह है कि प्रश्न ये कह रहा है कि आप शीशा देखकर कंघी कर रहे हैं और शीशे में आपके मुंह की श्वास पड़ने पर, यानी जैसे शीशे के ऊपर हमारे मुंह की श्वास पड़ेगी तो वह धुंधला दिखने लगता है या धुंधला दिखने लगे, तो बताओ ऐसा क्यों हुआ? इसमें बच्चे भ्रमित नहीं होंगे और वे आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट नहीं किया गया है कि भाई शीशा देखकर कंघी कर रहे हैं और शीशे में आपका बिंब अर्थात प्रतिबिंब अर्थात जो चेहरा है वो, ठीक है, धुंधला दिखने लगे, तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर बच्चे कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको स्पष्ट करना आवश्यक है कि जब भी हम आईने को हमारे चेहरे के सामने रखते हैं तो विशेष तौर से ठंड के दिनों में क्या होता है, हमारे मुंह की जो श्वास है वो आईने में पड़ती है, जिससे वो धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण बच्चों को लिखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यही होगा कि जब हम आईने के समक्ष हमारा चेहरा या हमारा मुंह रखते हैं और हमारे मुंह की जब सांस उस दर्पण पर पड़ती है तो हमारी श्वास के साथ जो वाष्प कण हैं वो निकलते हैं और जो कि आईने के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे कि जो वाष्प कण हैं वो या अर्थात जो नमी है वो जब चिपक जाती है तो आईना धुंधला दिखाई देने लगता है। ये बच्चों का उत्तर होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर बच्चों को बताने की आवश्यकता है कि भाई ये आपको ये करना है कि जब शीशे में सामने मुंह की जो सांस पड़ती है तब धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 5 का द जो है, तो प्रश्न क्रमांक 5 का द जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, वाहनों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कोई 2 दुष्परिणाम लिखे। वाहनों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कोई 2 दुष्परिणाम लिखिए। अब यहां स्पष्ट किया गया कि वाहनों से, भाई वाहन तो साइकिल भी है, बैलगाड़ी भी है, घोड़ा गाड़ी भी है। जैसे हम बात करें घोड़े की, तो घोड़े पर भी सवारी करते हैं, ऊंट पर भी सवारी करते हैं, तो वाहन तो ये भी हैं। तो यहां पर जो प्रश्न कहा गया है कि वाहनों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कोई 2 दुष्परिणाम, तो यहां पर बच्चों को समझाने की आवश्यकता यह है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं से, अर्थात ऐसे वाहन जो पेट्रोल डीजल अर्थात ईंधन से चलते हैं, जिनसे कि धुआं बाहर निकलता है, उससे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कोई 2 दुष्परिणाम बताना है, ठीक है। अब यहां पर सीधे वाहन कह दिया गया, वाहनों से पड़ने वाले, तो भाई वाहन में साइकिल भी आती है, साइकिल से कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, ना ही घोड़े से होता है, ना बैलगाड़ी से होता है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों को समझाने की आवश्यकता है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं, जैसे कि मैंने यहां पर सही स्थिति में प्रश्न को लिखकर रखा है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कोई 2 दुष्परिणाम लिखिए। तो निश्चित तौर से इसका उत्तर क्या होगा कि वाहनों से निकलने वाले धुएं का जो दुष्प्रभाव है वो इस प्रकार है। जब वाहनों से धुआं निकलता है और वो वायुमंडल मिलता है, और वायुमंडल मिलने के पश्चात हम उसे श्वास के रूप में जब लेते हैं तो हमें श्वास संबंधित बीमारियां होती हैं। दूसरी बात, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। अगली बात यह है कि पेड़ पौधों पर भी इसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसके उत्तर हो सकते हैं, यहाँ पर हमको बच्चों को समझाना पड़ेगा। और हम आगे देखें तो प्रश्न क्रमांक 6 का अ जो है, इसको मैं आपको पढ़कर बताता हूं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें स्पष्ट किया गया है प्रश्न को कि चित्र देखकर बताइए कि निम्न दी गई वस्तुओं में कौन कौन से ईंधनों का उपयोग होता है। अब देखिएगा प्रश्न तो यहाँ पर सही है, किंतु जो चित्र दिए गए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर चित्रों को भी देख पा रहे हैं, ठीक है। चित्र यहाँ पर पहला का है लालटेन का, दूसरा चित्र है हवाई जहाज, तीसरा चित्र है ट्रैक्टर का, किंतु जो चौथा चित्र है वो है पेंट का, यानी अर्थात जो हम पेंट करते हैं, कलर करते हैं, वो कलर का चित्र यहाँ पर दिया गया है। जबकि यहाँ पर जो ऊपर विवरण दिया गया है उसमें ईंधनों का प्रयोग किया, ईंधनों शब्द का प्रयोग किया गया। और ईंधन का प्रयोग कहाँ का होता है, अर्थात जो वाहन होते हैं उनमें, ठीक है, या खाना पकाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने हेतु, उष्मा प्राप्त करने हेतु जब हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वो ईंधन कहलाता है। किंतु पेंट में मिलाने के लिए इसको हम ईंधन नहीं कहते। तो यहाँ पर बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, लालटेन के लिए मिट्टी तेल, ठीक है, इसकी जरूरत होती है इस वस्तु की। हवाई जहाज के लिए पेट्रोल, ट्रैक्टर के लिए डीजल, और जो पेंट है इसके लिए तारपीन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार इसके उत्तर होंगे। तो यहाँ पर केवल जो ईंधन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ईंधन शब्द का प्रयोग न करते हुए, जैसे कि मैंने लिखकर यहाँ रखा है कि चित्र देखकर बताइए कि निम्न दी गई वस्तुओं में कौन कौन से तेल अर्थात ऑयल का उपयोग होता है। ऐसा अगर प्रश्न रहे मान लो तो बच्चे भ्रमित नहीं होंगे, यहाँ पर बता सकते हैं इसमें तारपीन का प्रयोग होता है, ऊपर वाले में लालटेन में मिट्टी तेल का, हवाई जहाज में पेट्रोल का, और ट्रैक्टर में डीजल का। तो विद्यार्थियों एवं साथियों, इस कालखंड में मैंने जिन प्रश्नों में थोड़ी सी त्रुटि थी या विद्यार्थी भ्रमित हो सकते हैं उसके बारे में बताने का हमने प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी और अब आप पर्यावरण के इस प्रश्न पत्र को आसानी से हल भी कर पाएंगे। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको अपने प्रश्न पत्र को हल करना है तो महत्वपूर्ण जो संकेत है, महत्वपूर्ण जो जानकारी है, मैंने अपनी वेबसाइट, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं www.infosarif.com, इस पर जाइएगा और वेबसाइट पर भी आपको बहुत कुछ जानने को देखने को मिलेगा। तो मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।